दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लुसेंट के टॉपिक नंबर 15, मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य का तीसरा वीडियो है। देखिए, पिछले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये दोनों का जीवनी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बचा है महान सम्राट, जिसका नाम है अशोक, महान अशोक। अशोक के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे। देखिए, अशोक क्या क्या काम किया, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हुआ। अखंड भारत का निर्माण हुआ था मौर्य साम्राज्य में, पूरा भारत को लोग जीत लिए थे। मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य में क्या है। मौर्य साम्राज्य, जब बिंदुसार का निधन हो जाता है तब उसके पुत्र अशोक को उत्तराधिकारी चुना जाता है। देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। जो 269 या 268 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। लुसेंट में पढ़िएगा तो 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा है। और दूसरे बुक में देखिएगा तो लिखा है 268। तो इसमें दुविधा की कोई बात नहीं है, 268 या 269, कोई ऑप्शन में आएगा तो कोई एक ही आएगा। 268 या 269, दोनों में कहने का मतलब एक ही आएगा। 268 या 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसका पूरा नाम, अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक का पूरा नाम क्या था? देवनाप्रिय अशोक मौर्य। देवनाप्रिय का मतलब होता है जो देवताओं का प्रिय हो। देवनाप्रिय का मतलब होता है जो देवताओं का प्रिय हो, उसी को देवनाप्रिय बोला जाता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिताजी कौन थे? बिंदुसार थे। माताजी सुभद्रांगी थी। माता का नाम सुभद्रांगी था। इनके एक बड़े भाई थे, वो भी प्रतापी थे, लेकिन वो कुछ किए नहीं। बाद में अशोक इनको मार देता है। अच्छा काम नहीं करते हैं, काम करने में बाधा डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तब लास्ट में अशोक को कोई चारा नहीं होता है तो इनको मार देता है। इनके बड़े भाई होते हैं अशोक। जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो फर्स्ट बार जाते हैं तो कुछ काम नहीं करते आ पाते हैं। खाली हल्ला नहीं कोई कर काम, 0% हल्ला। वैसे ही खाली डिस्टर्ब करते थे, कोई काम के नहीं थे। इसलिए अशोक इनको बोला कि ऊपर जाइए, वहीं पे जो करना होगा वहीं पे आप करिएगा। पत्नी का नाम महारानी देवी था। अशोक के पत्नी का नाम क्या था? महारानी देवी था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। महारानी देवी से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई, यानी हुआ। अब देखिए कौन था? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, यानी अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा है। अब देखिए, कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक को इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। बौद्ध धर्म इतना फेमस हुआ, इतना विकसित हुआ, इतना डेवलप हुआ, ये महाराज अशोक का ही देन है, कृपा है कि बौद्ध धर्म पूरा एशिया में फैल गया। और जितना स्तूप का निर्माण कराएं, स्तंभ का निर्माण करवाएं, प्रचार प्रसार करवाएं, इस अशोक थे। इन्हीं के ऐसा ये काम किए हैं कि लोग इनका इतिहास हमेशा दोहराता है। इसी के लिए इनको याद किया जाता है। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो बहुत ही लोकप्रिय है। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो बहुत ही लोकप्रिय है। यह ईसा के 3री शताब्दी में बना था। कोई पूछेगा अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में ही क्यों बनवाया? क्योंकि सारनाथ भगवान बुद्ध का बहुत प्रिय और बहुत पवित्र जगह माना जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने
पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। गया से सारनाथ गए थे, बनारस के आसपास है, 10-5 किलोमीटर होगा इधर उधर। इसीलिए अशोक को ये जगह अच्छा लगा, इसलिए अशोक स्तंभ का निर्माण यहीं पे करवाया, यहीं पे अशोक स्तंभ करवाया। अब देखिए यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ है। अशोक मगध की गद्दी पर 30 साल तक शासन किया था। बोला जाता है कि अशोक 269 से या 268 ईस्वी पूर्व से 332 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे, यानी मैक्सिमम 30 वर्ष तक अशोक मगध की गद्दी पर राज किए थे। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब राजगद्दी पर जब बैठा नहीं था उस समय अशोक कोई काम कर रहा था, बिजी था उस काम में, तो वो राज्यपाल था। कहाँ के? अवंती के राज्यपाल था। जब अवंती के राज्यपाल था उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तब उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अब देखिए अशोक का शासनकाल 268 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 332 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। गद्दी पर बैठते बैठते गद्दी के माने सिंहासन के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 वर्ष तक शासन किया। और एक बात और है कि अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ और मृत्यु पाटलिपुत्र में ही हुआ। पाटलिपुत्र यानी पटना का प्राचीन नाम है, आज के डेट में पटना नाम है। पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब पटना का प्राचीन नाम है। पटना को भगवान बुद्ध ने बोले हैं, श्राप नहीं दिए हैं, माने घोषणा किए हैं कि ये हमेशा जो शहर है बाढ़ से और अग्नि से हमेशा ग्रसित रहेगा। भगवान बुद्ध बोले थे पटना जो शहर है बाढ़ से अग्नि से हमेशा ग्रसित रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि जब पटना में बरसात में पानी आता है, बरसात का जो मौसम आता है तो पूरा पटना शहर भर जाता है। यानी कहने का मतलब बाढ़ के प्रकोप से वहाँ के लोग हमेशा ग्रसित रहते हैं, यही सत्य है। भगवान बुद्ध आज से मैक्सिमम मान लीजिए 3000 वर्ष, हाँ मान लीजिए 3000 वर्ष पहले घोषणा कर दिए थे हमेशा सिटी हमेशा माने अग्निदाह और बाढ़ से ग्रसित रहेगा। कलिंग अशोक के समय एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। इसमें 1 लाख लोग मरे थे। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इसमें 1 लाख लोग मरे थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस भयानक स्थिति को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुआ, बहुत दर्द हुआ। देखा कि चारों तरफ लोग रो रहे हैं, अरे भाई 1 लाख का जनसंख्या का प्रकोप होता है, 1 लाख जनसंख्या क्या होता है। 1.5 लाख 2.5 लाख लोग बर्बाद हो गए थे उस समय। तब चारों तरफ सन्नाटा था तो अशोक को बहुत उस समय मान के चलिए दया आया और उसी दिन अपना तलवार वहीं पे कलिंग के युद्ध में धरती में गाड़ दिया और बोला कि आज से हम युद्ध नहीं करेंगे, आज से ये मेरा लास्ट या आखिरी युद्ध है। आज से हम भजन कीर्तन प्रवचन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो शांति के लिए उसको भगवान बुद्ध का उस समय प्रकोप था और अब बौद्ध धर्म बहुत फेमस था उस समय, उस जमाने में। उस समय 300 मान लीजिए 332 तब मान के चले 5 वर्ष 10 वर्ष उधर, तो उस समय बहुत फेमस था। तो उसको उस समय बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा। शांति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म को आज भी याद किया जाता है। उन लोग शांति से रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं ऐसे 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 रहना है, शांति हमेशा मैंने बना के रखना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। तो उसको वो धर्म अच्छा लगा, जिससे बहुत
अशोक बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने भिक्षुक बोला जाता है, बौद्ध भिक्षुक जो उपदेश देते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने बौद्ध धर्म के बारे में इनको बताया। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक एक संप्रदाय था, उस समय उसके संस्थापक थे मखली गोसाल। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया। पहली बार भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन करवाया? चाहे स्टार्टिंग कौन किया, शुरुआत कौन किया? तो महान अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। एक लिपि का नाम है, पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा ग्रीक, चौथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। अब यानी अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटिक केप्टर ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज पहली बार कौन खोजा था? तो 1750 ईस्वी में एक महान आदमी थे जिसका नाम था पाद्रेटी कैथचलर, जिसकी संख्या कितना है? 14 संख्या है। अशोक के अभिलेख सबसे पहली बार पढ़े थे जिनका नाम था जेम्स प्रिसेप। कब पढ़े थे? तो 1837 ईस्वी में पहली बार इनको सफलता मिली थी। पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़े थे जिनका नाम था जेम्स प्रिसेप। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां है। अशोक के 7वां सबसे बड़ा अभिलेख है। बड़ा अभिलेख चाहे लंबा अभिलेख बोल सकते हैं, सबसे लंबा अभिलेख 7वां है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। प्रशंसकों में सबसे छोटा गोप होता था। प्रशंसकों यानी अधिकारी में सबसे छोटा अधिकारी गोप होता था। यह 10 गांव का हेड होता था। यह 10 गांव का मालिक होता था। यानी मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटा अधिकारी जिसका नाम गोप था, ये 10 गांव के मालिक होते थे। ये 10 गांव के रख रखाव देखभाल की इनकी जिम्मेदारी थी, जिनको गोप कहा जाता था। सबसे छोटा अधिकारी थे। सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नायक करता था, उस अधिकारी को नायक नेतृत्व करता था। यानी कह सकते हैं कि जब युद्ध होता था उसमें सेना का जो नेतृत्व करता था, यानी सेना को संभालता था, सेना को देख रेख बढ़िया से गार्डिंग करता था, उसको नायक लोग बोलते थे। अधिकारी का ये पद है। सैन्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। सैन्य विभाग का जितना सेना है उसका सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। शॉर्ट में बोल सकते हैं राजा के बाद सेनापति का ही
नंबर आता है। प्रधानमंत्री हुए, सेनापति हुए, मेन अधिकारी, सेना के मेन अधिकारी यही होते हैं, पूरा सैन्य विभाग के पूरा अधिकारी सेनापति। सरकारी भूमि को उस जमाने में सीता भूमि कहते थे। मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन, मौर्य प्रशासन 137 वर्ष तक चला। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम राजा बृहद्रथ थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे लास्ट शासक, सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। ये अच्छे आदमी नहीं थे, इनसे अच्छा से राजपाट नहीं चल रहा था, ये अच्छा से अपने साम्राज्य का रख रखाव नहीं कर पा रहे थे, भोग विलास में हमेशा डूबे रहते थे। तब एक दिन की बात है, इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, इन पे बहुत क्रोधित हो गए, इन पे बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि इनसे राज्यपाट नहीं संभल पा रहा था। ये हमेशा दूसरे दुनिया में मस्त थे, मदिरा वदिरा मार के। एक दिन पुष्यमित्र शुंग को गुस्सा आया, जो सेनापति थे उनका क्या कर देते हैं? मर्डर। इनका मर्डर कर देते हैं। इसी प्रकार मर्डर कर देते हैं। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य शासन किया। उसके बाद मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली गई। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ मारे गए। पुष्यमित्र शुंग उनको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की नींव डाली, मगध पे शुंग वंश की नींव डाली। मगध और मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यही था मौर्य साम्राज्य का इतिहास।